जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की हम लाइव क्लास में बात करने वाले हैं, पेडागोजी की क्लास रहेगी और ये पेडागोजी की क्लास नंबर 7 बाय जायसवाल सर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं और इस क्लास में दोस्तों हम टॉप 25 प्रश्न करेंगे। इसके पहले भी हम 25 प्रश्न कर चुके हैं और इसके जो पिछले क्लासेज हैं, लाइव क्लास के बाद यहाँ पे आई बटन पे कार्ड मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है ऑलरेडी। तो सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर अवश्य चेक करें। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो सभी लोग लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ चुके होंगे। चलिए हम बात करेंगे, प्रश्नों की बात करेंगे। जो कल के हमने क्लास में एक मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया था कि स्लाइड जो होती है किस धातु की बनती है। जो स्लाइड होता है वह किस धातु का बनती है, कांच का, लोहे का, पीतल का, एल्युमिनियम का। सभी कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन हम किसका बना होता है, स्लाइड जो होता है वह किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक विधि शिक्षण की विधि है, प्राचीन विधि है, अर्वाचीन विधि है, परंपरागत है या इनमें से कोई नहीं। एक कमेंट आपको करना है। तीसरे में आप चैप्टर में लिखा होगा लाइव चैट, लाइव चैट में जाइए, कमेंट बेहतरीन कीजिए। आप लोग लाइव चैट में बहुत कम जाते हैं, तो लाइव चैट में जाइए और वहाँ पे चैट में आपको प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है। तो पाठ पुस्तक विधि शिक्षण की विधि कहलाती है, वह हमारी कौन सी कहलाती है, वह कहलाती है परंपरागत शिक्षण विधि की बात करेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर की बात करेंगे। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बात क्या होती है। आकार में ठीक होना चाहिए, चमकीली होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य की जो प्रमुख बात होती है वह कौन सी बात होती है, वह होती है विषय से संबंधित होना। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह विषय से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। यह कथन किसका है, नन का है, कनिंघम का है, बेकन का है, मुनरो का है। सभी कमेंट कीजिए। तो शिक्षक उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं, यह कथन या स्टेटमेंट जिस वैज्ञानिक का है वह हमारे कहलाते हैं बेकन। जी हाँ, बेकन का कथन है। बेकन का कथन क्या है कि शिक्षक उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। माँ सरस्वती जी से अभिनंदन प्रार्थना है कि आप लोग जो मेहनत करते हैं वो मेहनत सफलता की सीढ़ी पर आप लोग अग्रसर इसी तरह चलते रहें, सफलता प्राप्त करें। तो इस प्रश्न का जवाब हम ले लेते हैं आप सभी लोगों से कि पाठ्य पुस्तक की भाषा एवं शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, सरलतम शब्दों में, अपूर्ण शब्दों में, कठिन शब्दों में या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा एवं शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, हम बात करेंगे सरलतम शब्दों में। जी हाँ, क्योंकि सभी बच्चे की बुद्धिलब्ध एक समान नहीं होती है, सभी बच्चे की आईक्यू लेवल एक समान नहीं होता है। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है, शैली हो, वो सरल होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ सके, पढ़ सकें और उनका स्मरण कर सके। तो हम सरलतम शब्दों में होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नवीन बातों को सीखने पर उन पर चिंतन करने के लिए किस नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन विधि की बात करेंगे, विश्लेषण विधि की बात करेंगे, आगमन विधि की बात करेंगे या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, नवीन बातों को सीखने पर उन पर चिंतन करने के लिए जिस नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह नवीन शिक्षण विधि आपकी कौन सी कहलाती है। आपका फीडबैक आ चुका है, हम बात करेंगे प्रयोजन विधि। जी हाँ, नवीन बातों को सीखने पर उन पर चिंतन करने के लिए जिस नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह हमारी शिक्षण विधि कहलाती है प्रयोजन विधि। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि शब्दस्य का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण होता है। इंद्रियों के संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार,
कम समय से अधिक ज्ञान, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो श्रव्य दृश्य का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण हो जाता है? वह हमारा कहलाता है इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? अनुदेशन, आभा दोनों, शैक्षिक उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ वस्तु विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे अनुदेशन और शैक्षिक उद्देश्य। जी हाँ, तो यहाँ पे आभा दोनों हो जाएगा, इसलिए हमारा आभा दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाठ वस्तु विश्लेषण के जिन उद्देश्यों भागों में बांटा जाता है, अनुदेशन और शैक्षिक उद्देश्य की बात करेंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए कथन जान लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? जनतांत्रिक प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षण की जगह सामूहिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। जनतंत्र में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन कथनों पर विचार करने से आपका क्या फीडबैक होता है? आपका यहाँ पे क्या कमेंट आता है? तो दोस्तों, जनतांत्रिक प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षण की जगह सामूहिक शिक्षा पर बल दिया जाता है और जनतंत्र में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो दोनों ऑप्शन है, यानी कि ए व बी दोनों हमारे सही दिए जाएंगे। दोनों कथन हमारे सही दिए गए हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है कि वाद विवाद एक सक्रिय मौखिक विधि है। शिक्षक की समस्या के समाधान में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। अनुवर्ग में वाद विवाद समस्या पर आधारित है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन कथनों पर विचार करना है, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, कथनों पर विचार करने से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि वाद विवाद एक सक्रिय मौखिक विधि है। शिक्षक की समस्या के समाधान में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए या अनुवर्ग में वाद विवाद समस्या पर आधारित है। तो आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन को चयन कर लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पाठ वस्तु के तत्व की विशेषता नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। तो पाठ वस्तु के तत्व की विशेषता नहीं है, इसके बारे में हमें जानना होगा कि पाठ वस्तु तत्व की क्या विशेषता होती है। पाठ वस्तु तत्व की विशेषता होती है कि तत्व छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तत्व स्वयं से पूर्ण होता है जो छात्रों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तत्वों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन दोस्तों, तत्व का मापन प्रश्नों द्वारा संभव नहीं हो सकता है। जी हाँ, यह आपका पाठ वस्तु की विशेषता नहीं है कि तत्व का मापन प्रश्नों द्वारा संभव, क्योंकि तत्व का मापन प्रश्नों द्वारा संभव है लेकिन प्रश्न कह रहा नहीं है, इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ विश्लेषण के माध्यम से किन तत्वों पर पहुंचा जा सकता है? क्या उनमें तारतम्य स्थापित किया जा सकता है? प्रक्रियाएं, भूगोल का कक्ष, प्रत्यय या ये सभी की बात करें। तो पाठ विश्लेषण के माध्यम से जिन तत्वों पर पहुंचा जा सकता है उनमें तारतम्य स्थापित किया जा सकता है, वह हमारी कहलाती हैं, प्रक्रियाएं भी कहलाती हैं, भूगोल कक्ष भी कहलाता है और प्रत्यय भी कहलाता है। अर्थात ये सभी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पाठ वस्तु विश्लेषण के स्रोतों में सम्मिलित है। जी हाँ, जो पाठ वस्तु होता है वह विश्लेषण के स्रोतों में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है, छात्रों की योग्यता, रुचि व मानसिक विकास का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उसे अपने प्रमाणिक पाठ वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए। पाठ वस्तु का विश्लेषण हेतु शिक्षक की पाठ वस्तु पर जो है पूर्ण अधिकार होना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। पाठ वस्तु विश्लेषण के स्रोत में देखा जाए कौन सा यहाँ पे सम्मिलित हो जाता है, तो वह आपका हो जाता है, इसके लिए उसे अपने प्रमाणिक पाठ वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विश्लेषण के स्रोतों की बात कर रहे हैं इसलिए अध्ययन की बात करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाठ वस्तु विश्लेषण के पश्चात उसके तत्वों को क्रमबद्ध रूप से या व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर,
ज्ञात से अज्ञात की ओर या अंश से पूर्ण की ओर। तो पाठ वस्तु विश्लेषण के पश्चात उसके तत्वों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के लिए जो हमें करना चाहिए वह आपका कहला जाता है अंश से पूर्ण की ओर। किसकी बात करेंगे? पाठवस्तु विश्लेषण के पश्चात उसके तत्वों को क्रमबद्ध रूप से या उसमें व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? अंश से पूर्ण की ओर। डी ऑप्शन को यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, पाठवस्तु तत्वों की निम्नांकित विशेषता होनी चाहिए। तो पाठवस्तु तत्वों की क्या विशेषता होनी चाहिए? तत्व छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कभी भी नहीं किया जा सकता, तत्व स्वयं में पूर्ण होता है और छात्रों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। यह छात्रों के व्यवहार में तत्व में स्तर का मापन किया जा सकता है, जैसे ज्ञान के स्तर, बोध का स्तर, चिंतन का स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, पाठ्यवस्तु तत्वों में जो विशेषता आपकी होनी चाहिए, किसकी? पाठ्यवस्तु के तत्वों में जो विशेषता आपकी होनी चाहिए वह आपकी विशेषता कहलाती है। छात्रों के व्यवहार से तत्व में स्तर का मापन किया जा सकता है, जैसे ज्ञान के स्तर, बोध स्तर व चिंतन स्तर। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहला है स्थल जीवशाला में मक्खी, दीमक, केचुए, मेढक आदि रखे जाते हैं। इससे इन जीवों के लिए उचित वातावरण प्रदान करना पड़ता है। दूसरा है वायु जीवशाला में शुद्ध प्रकाश, वायु में रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए वायु जीवों का भली भांति निरीक्षण करके उनके रहन सहन, भोजन, वृद्धि आदि के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला कथन है शिक्षण में पर्यटन का बहुत महत्व है। यह ज्ञान प्राप्त करने का स्थल व वास्तविक साधन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, कथन पे हमें दिखा जाए तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन हमें सटीक नजर आ रहा है कि वायु जीवशाला में शुद्ध प्रकाश, वायु में रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए वायु जीवों का भली भांति निरीक्षण करके उनके रहन सहन, भोजन, वृद्धि आदि के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वायु जीवशाला की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही दिया गया है। लेकिन ये भी जान लीजिए दोस्तों, क्या जान लीजिए कि जो आपका ए ऑप्शन दिया गया ये भी आपका सही दिया गया है। स्थल जीवशाला में मक्खी, दीमक, केचुए, मेढक आदि रखे जाते हैं। स्थल जीवशाला की बात करें। वायु जीवशाला में क्या क्या बात करेंगे? उन जंतुओं को रखा जाता है जो आपके रहन सहन, भोजन, वृद्धि के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुद्ध प्रकाश, वायु में रहने वाले जीव जंतु। और जो तीसरा दिया गया है सी वाला कि शिक्षण में पर्यटन का बहुत महत्व है, यह ज्ञान प्राप्त करने का स्थल व वास्तविक साधन है, ये भी सही दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है ये सभी वाला ऑप्शन हमारे यानी तीनों कथन हमारे सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निरंतर गद्य के विषय में सत्य क्या दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, निरंतर गद्य के विषय में सही यह दिया गया है कि छात्रों को विभिन्न तथ्यों तथा सूचनाओं का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य की प्राप्त की जाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह सरल, सुगम तथा स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करे। पाठ्यवस्तु पढ़ाने के लिए सही वाक्यों का प्रयोग करे व क्रमबद्ध रूप से विचार करना। ये हमारे जो कथन सही दिए गए हैं ये सारे कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन को चयन कर लें कि ए, बी, सी तीनों सही की बात करेंगे। तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। खोज प्रक्रिया के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। जी हाँ, खोज प्रक्रिया के विषय में हमारा कथन दिया गया है और आइए जान लेते हैं कथन क्या कह रहा है। खोज प्रक्रिया में आपके 3 कथन दिए गए हैं कि संप्रेषण विधि का प्रयोग पोलवा डनकर ने समस्या समाधान क्षेत्र में किया था। इससे अनेक विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। समस्या समाधान के क्षेत्र में अधिक उपयोगी विधि मानी जाती है। तो खोज प्रक्रिया की बात करेंगे। तो खोज प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये भी आपके ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, इसलिए हम ये सभी वाला जो डी ऑप्शन है इसको चयन कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम से जुड़िए, नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। इनमें भी कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि श्रृंखला अभिक्रमित अन्वेषण का निर्माण करना कठिन है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद भी
उत्तम प्रकार का अन्वेषण में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। प्रतिभाशाली छात्र श्रृंखला अभिक्रमिक अन्वेषण में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। कौन से यहाँ पे सही दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि ए व बी दोनों हमारे सही दिए गए हैं, तो सी वाला यहाँ पे हम चयन करेंगे, ए व बी दोनों। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एपिडायस्कोप दृश्य साधन, रेडियो श्रव्य दृश्य साधन, कंप्यूटर दृश्य साधन, ग्लाइडर आपका श्रव्य साधन, कौन सा सही है? दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य, इनसे अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, एपिडायस्कोप जो होता है वह हमारा दृश्य साधन कहलाता है, क्योंकि रेडियो दृश्य शब्द दोनों नहीं होता, रेडियो केवल आपका श्रव्यभर कहलाता है, कंप्यूटर दृश्य शब्द दोनों कहलाता है, ग्लाइडर आपका शब्द नहीं कहलाता। ये तीनों आपके गए, तो सही सुमेलित एपिडायस्कोप दिया गया है, जो कि एक दृश्य साधन होता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आता है? फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, वीडियो डिस्क या टेप रिकॉर्डर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। जी हाँ, संप्रेषण दृश्य साधन किसके अंतर्गत आता है? तो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? मॉडल की बात करेंगे, श्रव्य दृश्य, श्रव्य मुद्रित या दृश्य की बात करेंगे। तो मॉडल जिस साधन के अंतर्गत आते हैं वह हमारा कहलाता है दृश्य साधन की बात करेंगे। जी हाँ, मॉडल जो होता है वह दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। जर्नल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? श्रव्य दृश्य, मुद्रित या श्रव्य दृश्य दोनों। तो जर्नल जो होते हैं जिस साधन के अंतर्गत आते हैं वह साधन हमारा कहलाता है मुद्रित सामग्री की बात करें। सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड मैकाले, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह आपके लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। भारत में रेडियो से पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बम्बई में आपका शुरू हुआ, और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में इस केंद्र का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे आपका लॉर्ड इरविन की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध हुआ है? आदर्शात्मक शिक्षण प्रक्रिया में, संश्लेषात्मक एवं विश्लेषणात्मक में, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में, या अभिक्रमिक अधिगम की बात करेंगे। तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है? वह हमारा कहला जाता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आपके लिए सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से स्लाइड क्या होता है? यह केवल बड़ा दृश्य साधन है, यह छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है, यह अपारदर्शी होता है, यह एक बड़ा और अपारदर्शक दृश्य साधन होता है। तो स्लाइड क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है, आपको फीडबैक करके बताना है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।